हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और टेक्स्ट बुक के जितने भी सारे प्रश्न उटपटांग रहते हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और इस वीडियो में लगभग आपको 10 से ऊपर प्रश्न मिलेंगे। पहले आप उस प्रश्न को बना के देखिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि जितने भी सारे प्रश्न होते हैं ना वो मुश्किल प्रश्न होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो पहले अपने से बनाने का प्रयास करें कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। फिर अगर नहीं बन पाता है तब आप वीडियो को चालू करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है। ऐसे संख्याओं को कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए, जोड़ा वाला जो प्रश्न है ना, हर एक एग्जाम में पूछ देता, चाहे वो रेलवे का दीजिए या किसी का दीजिए, क्योंकि जोड़े वाले प्रश्न में बहुत बच्चे गलत कर बैठते हैं। दो संख्याओं का योग कितना करा 288 है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है। मान लेते हैं कि जो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या कौन सा है, बी है। दो संख्या कह रहा था तो पहली संख्या ए मान लिए और दूसरी संख्या बी मान लिए। अब इसमें HCF कहा है कि 16 है, तो ध्यान रखना जब HCF 16 कहा है तो HCF दोनों संख्या में शामिल होगा, क्योंकि HCF तभी होते हैं जब वह दो संख्या है तो इसमें भी 16 होगा, इसमें भी 16 होगा। अगर तीन संख्या रहता तो उसमें भी 16 रहता, क्योंकि HCF जो निकलते हैं सभी संख्या में शामिल होते हैं तभी निकलते हैं। तो इसमें भी 16 लिख देते हैं कि इसमें भी 16 था और इसमें भी 16 था। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्या का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 288 आता है। हम लोग भी जोड़ते हैं तो बताइए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा। तो 16 कॉमन कर देंगे तो a प्लस बी बचेगा। अभी कटता है तो काट सकते हैं, 16 एकम 16 और 16 आठे कितना 128। मतलब यहाँ से आएगा a प्लस बी का मान कितना आएगा, 18 आएगा। अब यहीं पर आपको सतर्क रहना, यहाँ पर कभी a प्लस बी आएगा, कभी अगर गुणनफल बोलेगा तो a गुना b रहेगा, कुछ भी रह सकता। अभी यहाँ पर योग करना है, मतलब a प्लस बी का मान 18 जो है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जिसको दो संख्या को जोड़ने पर 18 आएगा। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि वो दोनों संख्याओं का HCF एक होना चाहिए। यहीं पर गलती कर बैठते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दोनों संख्या में अगर हम पहली संख्या 1 लेते हैं और दूसरी संख्या 17 लेते हैं तो 17 और 1 18 हो जाता है। कोई कहेगा सर हम अगर 2 लेंगे और यहाँ पर 16 लेंगे तो बताइए 16 2 भी 18 हो रहा। लेकिन ध्यान रखना ये जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या का HCF एक नहीं है। ये दोनों संख्या का HCF निकालिएगा तो हो सकता है 2 आए या 4 आए, लेकिन अभी तो 2 HCF आएगा। आपको HCF वैसे दो संख्या का जो चुनना है जिसका HCF एक होना चाहिए। इसमें आपका HCF एक आएगा। और आप ले सकते हैं 3, अगर 15 लीजिएगा तो 15 3 18 तो हो जाएंगे, लेकिन इसका HCF निकालिएगा तभी एक नहीं आएगा, इसका 3 आएगा, तो ये भी जोड़ा नहीं बन सकता। ऐसे ऐसे कितने जोड़े बनेंगे कि बताइए, जो जिसको जोड़ने पर 18 होंगे तो एगो 1 और 17 होगा। एक आपका जो होंगे वो कितना होगा, 5 और कितना होंगे 13 होंगे। देखिएगा इसका भी HCF 1 होगा, 13 5 18। और एक आपका और जो बनेगा वो कौन बनेगा, 7 और 11 बनेगा, 11 7 18 होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आप अगर लीजिएगा तो जोड़ने पर 18 होगा, लेकिन वो उसका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ा वही कहलाते हैं जिसका दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। तो इस बात को पहले आपको ध्यान रखना है कि वो जोड़ा तभी कहलाएंगे जब उसका वो दोनों संख्या का HCF 1 होगा। तो इसमें कौन कौन होगा, तो एक आपका 1 और 17 होंगे, 17 और 1 18, HCF इसका एक आएगा। एक आपका 5 और 13 18 होंगे और एक आपका 7 और 11 18 होंगे। मतलब टोटल 3 जोड़े बन सकते हैं। कितने, 3 जोड़े बनेंगे। अगर ऑप्शन में आपको 3 जोड़े हैं तो सही होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप क्या सीखें, कॉन्सेप्ट आप ये सीखें कि जब आपसे जोड़ा पूछा जाएगा, यहाँ तक सब कोई बच्चे कर देते हैं, यहाँ के बाद में भुला जाते हैं कि हमें कौन सा जोड़ा चुनना है। तो जिसमें दो संख्या का HCF 1 आएगा वही जोड़ा कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएगा। आगे बढ़े। अगला देखिए ना, इसी तरह से जो प्रश्न है ना, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ देते हैं और बना नहीं पाते हैं। अगला जो कह रहा, संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। प्रश्न बहुत ही छोटा,
लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो आपको एग्जाम में नहीं बनेंगे। एक लाइन का ही प्रश्न है ये, कह रहा 21,600 है और इसमें से ऐसे कितने बताइए गुणनखंड होंगे जिसका पूर्ण वर्ग होंगे। इसमें 4-5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कहेगा कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर पूछेगा। उसके बाद में सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, विषम अभाज्य संख्या गुणनखंड पूछा जाता है, पूर्ण वर्ग पूछा जाता है। मतलब 4-5 प्रकार के इसमें टाइप बनते हैं, जिसमें से एक प्रकार के इसमें करा कि बताइए गुणनखंड जो होना चाहिए इसका, वो गुणनखंड करा कि हमें पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कौन सा? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बताइए इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि हमें पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो संख्या है, अगर हम इसको मान लीजिए कि 2 से भागा दें या 4 से भागा दें, और भागा देने पर मान लीजिए कि जो संख्या आएगा भागफल आएगा, जैसे 1600 भागफल आ गया, मान लेते हैं कि इसे कोई संख्या से भागा, इसमें दिए 1600 आ गया, तो ये बताइए 1600 जो आएगा पूर्ण वर्ग होगा, किसका होगा? 40 का होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसे कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट है, तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो इतना लंबा कौन तोड़ेगा कि इससे फिर भागा दो, फिर इससे भागा दो। तो इसके लिए क्या है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का प्रयास करिए। अभाज्य गुणनखंड में तो सबसे पहले 216 गुना अगर हम 100 करते हैं, तो बताइए 216 गुने 100 करेंगे तो जो संख्या आपको दिया हुआ वो तो आ जाएगा। छोटे छोटे संख्या में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अब 216 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3, तब भी हो जाएगा 216, 6 छक 36 216। 100 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुना भी 25 लिख सकते हैं, तब भी 100 हो जाएगा। मतलब जितना भी संख्या होना चाहिए सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभी सभी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको 6 को तोड़ेंगे, 2 तिया 6 करेंगे तो बताइए 2 के पावर भी 3 आ जाएगा और 3 के पावर भी 3 आ जाएगा। अभी दोनों देखिए अभाज्य संख्या होगी। इस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ये 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। अब जितना भी नीचे बेस में दिखाई दे रहा होगा सभी अभाज्य संख्या है, मतलब इस सबको अब गुना करेगा तो वही आएगा। अब यह करिए कि 2 कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, तो कितना हो गया 5 गो। 3 यहाँ पर कितने हैं, 3 गो हैं, और 5 कितने हैं, 2 गो हैं। अब इस लाइन को इतना ना करने के बाद में अगर डायरेक्ट इस चीज़ को सोच लेते हैं तो इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए हमें इतना करना है। आपका काम सिर्फ यहाँ से है कि हमें पूर्ण वर्ग पूछा गया कि बताइए ऐसे कितने गुणनखंड होंगे इसके जो पूर्ण वर्ग होंगे। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना कि गुणनखंड के पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या अभाज्य संख्या में आप तोड़े हैं उसको बेस को नहीं देखना है, पावर को देखना है। तो बताइए 2 के पावर 5 है, इसका पावर को देखना है, तो पावर 5 है, इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। जो भी पावर है ना सब में, इसमें भी पावर 5, इसमें 3, इसमें 2, सब में आपको 2 से डिवाइड करना है। लेकिन आपको शेषफल अगर पूरा पूरी कट जाता है तो ठीक है, और पूरा पूरी नहीं कटता है तो शेषफल आपको नहीं गिनना है। तो बताइए 5 है तो 2 दूना कितना होंगे, 4 होंगे। आपको एक कहेगा सर पॉइंट में काटिए, पॉइंट में आपको नहीं काटना है, शेषफल को छोड़ देना है। 2 दूना 4, बताइए इसको हम अगर 5 को पावर को 5 को अगर 2 से भागा देंगे तो बताइए कितने बार में मैक्सिमम लग सकते हैं, 2 बार में लग सकते हैं। उसी तरह से 3 के पावर 3 करेंगे तो बताइए इसमें पावर 3 है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा ही, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद में 5 की पावर 2 है, इसको अगर हम 2 पावर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में ही पूरा पूरी कट गया, यहाँ शेषफल नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सब आया है भागफल, इसमें आप सब में 1 प्लस कर दीजिए। कितना प्लस कर दीजिए, सब में 1 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब इस तीनों संख्या को आपको गुना कर देना है, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, मतलब गुना करने पर इसका आंसर कितना आएंगे 12, यानी 12 जो संख्या होंगे गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट जानिएगा तो लंबा है कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को जानना है। और एक प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा, 10800 को अगर हम इसमें पूछे कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे गुणनखंड पूर्ण वर्ग पूछा जाता है, जो भी संख्या होते हैं उसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके पावर को फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर आपको शेषफल जो बचेगा उसको नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल को। तो 2 आएगा,
इसमें देंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। अब सब में एकक जोड़ के जो भी आएगा सबको गुना करिएगा, वही आपका क्या होंगे, गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। आगे बढ़ें और एक आपको कमेंट करके बताना है 10,800 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अगला करा PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां PQRS के समानांतर है और PQ उसका जो व्यास है। यदि कोण QPR का मान 40 डिग्री है तो बताइए कोण PSR का बराबर कितने मान होंगे, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं वृत्त के अंदर होते हैं, कोई भी चतुर्भुज तो चक्रीय चतुर्भुज कराते हैं। एक सर्किल है, इसके अंदर में हमें बनाना है समलंब चतुर्भुज जो PQRS है, लेकिन कहा गया है कि PQ व्यास है, तो व्यास जो होंगे इसके सेंटर से जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा, PQ लिख दीजिए, P हो गया, ये Q हो गया। उसके बाद में समलंब चतुर्भुज बनाइएगा तो PQ तो ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज बना दीजिए। अब यहाँ पर आपको R हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, S हो जाएगा। उसके बाद में मान लिखा हुआ है कि कोण PUR बराबर 40 डिग्री, कोण Q और PR बराबर कितना है, 40 है। QPR मतलब यहाँ से जो मान दिया है वो कितना दिया, 40 डिग्री दिया। उसके बाद में क्या पूछा गया, कोण PSR का मान पूछा गया कि बताइए इसका मान क्या होंगे, PSR इसका मान पूछा गया। देखिए इसमें निकालने के लिए आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सबसे पहला चीज़ नोट में याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि कोण P को और कोण R को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, कोण Q को कोण S को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि जब किसी भी वृत्त के अगर वो व्यास है, किसी भी वृत्त के अगर व्यास में और बताइए व्यास पर जो यहाँ कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री है, तो परिधि पर जो बनेगा इसका आधा बनेगा तो कितना बनेगा, 90। तो यहाँ पर जो 90 बनेगा इस चाप के द्वारा वो 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब आप ही बताइए ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते हैं। इसका मतलब है कि 90 है, ये 40 है, तो कितना होंगे, 50 होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आ गया। अब आप ही बताइए, अभी बताइए कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होते हैं, तो ये 50 है, तो बताइए कोण PSR का मान कितना होंगे, 130 ही ना बचेंगे। 180 में से 50 जाएगा तो 130 बचेंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेगा, एक केंद्र पर का जो कोण होता है परिधि पर से दुगना और परिधि पर का कोण केंद्र पर से आधा होते हैं। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट लगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं, और आपका जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे, 130 डिग्री आएंगे। तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट थे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी सर्किल में अगर वो केंद्र से जाते हैं तो केंद्र पर का जो यहाँ पर कोण होता है 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि सीधी रेखा, और इसका परिधि पर जो कोण बनेगा यहाँ पर वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। यही चीज़ का देखिए यहाँ पर आपको फिगर को उल्टा करिएगा तो ये चीज़ आपको दिखाई देंगे। ये 90 है, ये 40 है, तो त्रिभुज बनेगा तो यहाँ 50 बचेगा, और आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, तो ये 50 है तो ये कितना होंगे, 130 होंगे। आगे बढ़े। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC जो मान दिया वो 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का। तो इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं भी लगाइएगा समद्विबाहु त्रिभुज का याद है तभी बन सकते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है। AB बराबर कौन सा है, AC है, और इसका मान 26 दिया तो ये भी 26 लिख देंगे, ये भी 26 लिख देंगे। और BC का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको फार्मूले नहीं भी याद है तो बन जाएंगे। अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, इस पर लंब डाल दें तो याद रखना कि किसी भी त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये 20 है तो बताइए इधर भी 10 हो जाएगा और इधर भी कितना होगा, 10 होगा। अब आप ही बताइए कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएंगे तो ये 26 है, ये 10 है, तो आप इसका मान, ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करके घटाइएगा तो इसका आएगा, फिर वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 26 का स्क्वायर 676 होते हैं, 10 का स्क्वायर 600 होते हैं, 100 होता है, उसको घटाइएगा तो 576, उसका वर्गमूल कितना है, 24 का। अब आप बताइए
किसी भी त्रिभुज का अगर ऊंचाई मालूम है तो उसका क्षेत्रफल होते हैं 1/2 गुने आधार। तो आधार कितना होगा, अब टोटल लेना पड़ेगा 20, और ऊंचाई कितना है 24 है। इसी को काट दीजिए, 2 दहाँ के 20 और 24 दहाँ का कितना होंगे 240। यही इस त्रिभुज के क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको बन जाएंगे, नहीं तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज का आपको फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो उतना आपको अगर याद नहीं है तो बस ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना। अगला है, दी गई आकृति में ABD बराबर 55 डिग्री है, ACD 30 डिग्री है। एक फिगर दिया हुआ, फिगर को पहले देख लेते हैं। बहुत ही टेढ़ा थोड़ा सा फिगर आपको लगेगा कि इस किस तरह से फिगर है। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ, उसके बाद में यहाँ B लिखा हुआ, AC है, और यहाँ कितना डिग्री D लिखा हुआ। दी गई आकृति में कोण ABD बराबर 55 डिग्री। ABD का जो मान दिया हुआ वो कितना है, 55 है। देखते हैं ABD कहाँ है, ABD मतलब इसका मान कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ। ACD का मान 30 डिग्री दिया हुआ कि ACD का जो मान होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ACD यहाँ मतलब 30 डिग्री का मान दिया हुआ। कोण BAC 22 डिग्री, BAC जो है यहाँ पर कितने डिग्री है, 22 डिग्री दिया हुआ। और BDC, जो BDC का मान दिया हुआ वो कितने डिग्री दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ। BDC यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x माइनस बाई का मान क्या होगा। जो पूछा गया कि बताइए x माइनस बाई का मान क्या होंगे, मतलब इस डिग्री का मान और इस डिग्री का मान निकल जाए, दोनों को घटा देंगे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम इस लाइन को यहाँ से मिला दें, इसमें दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दें, तो अगर ज्वाइंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ पता चलेंगे, ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ बाई है, यहाँ कितना है, 1 है। देखिए एक तो तरीका है जीरो मान करके आप अगर समझते हैं तो ठीक है कि दोनों में किसी एक को जीरो मान सकते हैं। एक तरीका ये होते हैं कि अगर ये ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर जीरो मान के बताया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके से बता देते हैं। हम मान लेते हैं कि बाई का मान कितने डिग्री होंगे, 0 डिग्री होंगे। कितने डिग्री, 0 डिग्री। आप ही बताइए कि अगर बाई का मान 0 डिग्री मान लिए हैं तो ये त्रिभुज टोटल बन रहे हैं और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होते हैं। ये तो 0 हो गया। इसका मतलब दोनों को मिला के हमें कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई बाई का हम 0 डिग्री मान लिए हैं तो फिर इस त्रिभुज जो बन रहे हैं, ये जो लाइन हम खींचे त्रिभुज जो बन रहे हैं, ये दोनों कोनों का योग 180 होना चाहिए ना। तो कहिएगा बिल्कुल होना चाहिए। अब बताइए ये 55 है, ये 30 है। इसका मतलब ये दोनों को जो खाली दिखाई दे रहा है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाले ये जो गैप दिखाई दे रहा है जिसमें से ही 55 है, ये 30 है, तो 55 और 30 कितना हो गया, 85 हो गया। इसका मतलब अगर हम 180 में से हम 85 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। कितना, 95 बचेगा। इसका मतलब इसका और इसका मान कितना डिग्री है, 95 डिग्री हो गया। ये जो खाली दिखाया, अब ये नहीं पता हमें कि ये कितना डिग्री होगा, ये कितना, मतलब दोनों को जोड़ेंगे खाली वाले को तो 95 आएगा। अब बताइए ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है, तो जब दोनों 95 है, फिर बताइए ये भी त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 में से अगर हम 95 घटाएंगे तो x का मान निकलेगा कितना डिग्री, 85 डिग्री निकलेगा। अब आपसे पूछा गया x माइनस बाई का मान, x का मान कितना आया, 85 डिग्री आया। बाई का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री है। तो बताइए इसका आंसर कितना आएंगे, 85 आएंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है। दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है, एक तो जीरो मान के है आपको कि सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट होते हैं, बनाते बनाते आपको सीख जाएंगे। बाई का मान हम 0 मान लिए, एक्स के भी 0 मान सकते थे, वो भी आएगा। फिर बाई का मान 0 माने तो बताइए त्रिभुज था, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 था, जिसमें से 30 है, 55 है, मतलब खाली जो होगा वो दोनों को जोड़ते हैं तो 85 आएगा। तो इसका मतलब 95 है। अब ये नहीं पता है कि दोनों में कितना डिग्री 95 है। फिर बताइए इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये 95 था, तो इसका मतलब 85 है। ये दोनों को घटा के पूछा तो कितना होंगे, 85 डिग्री होंगे। दीजिए अभी अगला है, रेहान कागज मोड़कर घर बनाता है। रेहान कागज को मोड़कर एक घन बनाता है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से भर जाए। 5 सेंटीमीटर वाले घन है।
अब इसमें से 5 सेंटीमीटर जो घन है, इसका मतलब भुजा ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। और ऐसे ऐसे टोटल कितने घन बनाने हैं? 25 घन इसको बनाने हैं। और इस 25 घन को एक बड़े घन में आपको क्या करना है? एडजस्ट करना। तो इसका आयतन क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े घन का आयतन। तो जो 25 घन का आयतन होंगे यही एक बड़े घन का आयतन होगा। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जो 25 घन का आयतन होगा वही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसका रखना है, इसमें रखना है। तो एक घन का आयतन क्या होते हैं? भुजा की होता है। अब बताइए भुजा का मान कितना है? 5 है, तो 5 के पावर 3 कितना होगा? 125 होगा। मतलब एक घन का आयतन 125। तो 25 घन का आयतन निकालेंगे तो 125 गुने कितना होंगे? 25 होंगे। जो 21 घन का आयतन होगा बड़े घन का आयतन होगा। अब इसी को गुना करिए, तो 125 गुना 25 करिएगा, तो अगर नहीं आ रहा तो इसको तोड़ दीजिए। 25 25 125 होता है ना, तो 25 25 125 और गुने कितना? 25। 25 25 से कितना होता है? 625 और गुने कितना? 5। अब इसको गुना करिए, 5 5 25, 5 दूनी 10 है तो 12, 6 5 30 और 1 कितना? 31। यानी टोटल जो इसका बड़े घन का आयतन होंगे वो 3125 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ? बी में है। तो इसमें कुछ नहीं था, करा कि एक छोटा सा घन है जिसका भुजा 5 है, ऐसे ऐसे 25 बड़े घन, 25 छोटे छोटे घन हैं, और इस छोटे घनों को एक बड़े घन में रखना था। तो बड़े घन का आयतन पूछा जा रहा। तो जो छोटे घन के 25 घनों का आयतन होंगे वही बड़े घन का आयतन होगा। एक घन का आयतन 125 आया, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 का निकल जाएगा, वही बड़े घन का आयतन होगा। अगला है, एक कॉलेज में 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। यदि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए तो औसत 4 कम हो जाता है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या? मतलब एक विद्यालय में कह दीजिए कि 19 गो लड़का है जिसका औसत कितना? 48 था। उसके बाद में कहता है 2 गो को अगर हटा दिया जाए, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया था और जो सबसे कम नंबर लाया था उसको भी हटा दीजिए, तो बताइए कितने बचेंगे? 17 लड़के बचेंगे। और जब ऐसा करते हैं तो इसका औसत 4 कम हो जाता है। तो बताइए 48 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। अब आपको इसको औसत पूछा कि बताइए न्यूनतम और अधिकतम अंक को औसत क्या होंगे, तो आपको दिमाग क्या लग रहा होगा कि 19 गो में से अगर हम 17 को भगा देंगे तो सिर्फ 2 ही को बचेगा ना, और ये 2 को जो बचेगा वो कौन बचेगा? अधिकतम वाला बचेगा और न्यूनतम वाला बचेगा। तो कोई भी लेके जाना चाहिए यहाँ से कितना? 48 लेके जाना चाहिए। लेके जा रहा है कितने रुपये? 44 रुपये। कितने छोड़ के जा रहे हैं? 4 रुपये। इसका मतलब यहाँ वाला का 4 रुपया फ़ायदा होने वाले हैं, और ये 4 रुपया जो फ़ायदा होंगे तो प्लस लिखेंगे, और ये 4 रुपया के फ़ायदा होंगे जो कितने कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? 17 लोग। और बताइए यही 17 चौके 68 जो फ़ायदा मिलेगा वो दोनों मिल के बांटेगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि औसत पूछा। अगर योग पूछता तो भागा नहीं देते। 2 दूना कितना? 4। 48 प्लस कितना बचेंगे? 48 प्लस 17 दूनी 34 हो गई। 34 होगा, जोड़िए 8 4 12, 4 3 7 है कितना? 8। यानी दोनों का जो औसत अधिकतम और न्यूनतम है वो कितना है? 82 है। करा कि एक कॉलेज में 19 लड़के थे, 2 लड़के जो अधिकतम अंक लाए, न्यूनतम अंक लाए हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो जो औसत होते हैं वो 4 कम हो जाता है। तो बताइए 17 गो को 44 बचेगा। ये दोनों का औसत पूछा जा रहा था। तो यहाँ का नियम है, घेर करके नियम बनाते हैं, या तो आप गुना करके बना सकते हैं दोनों का, तभी आएंगे। यहाँ से लेके जाना चाहिए 48, लेके जा रहा है 44, 4 छोड़ के जा रहा है। ये 4 कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? 17 लोग। तो ये योग निकल गया, औसत निकालना 2 को तो भागा दे देंगे। तो यहाँ से 34 आएगा, पहले से 48 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 82 होगा। आगे करा है, 1 और 100 के बीच में उन सभी संख्याओं का योग कितना है जिनमें या तो दहाई के स्थान पर या तो इकाई के स्थान पर 9 है। अब ऐसे सवाल में आपको कुछ सवाल ऐसे पूछ देते हैं कि आपको ना फॉर्मूले काम करेंगे, ना आपको कोई कॉन्सेप्ट काम करेंगे। आपको इस समय को, मतलब अब जब आपको ऐसे प्रश्न आए तो इसको लास्ट में बनाना चाहिए एग्जाम में। क्या करा 1 और 100 के बीच में उन सभी संख्याओं, मतलब 1 है और इसके 100 के बीच में जितने भी सारे संख्या हैं, योग कितना होगा। और योग ऐसे पूछे जा रहे हैं जो दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। क्या इसका कोई फार्मूले है? कोई फार्मूले नहीं है। अगर 1 से लेकर 100 के जाए, ये जो 9 होना चाहिए वो दहाई की जगह पर भी रह सकता है और इकाई की जगह पर भी रह सकता है, और वही दोनों संख्याओं को मतलब योग पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग करिए 1 से, तो पहला संख्या 9 आएगा, फिर कितना आएगा? तो 19 आएगा, फिर आपका कौन आएगा? 29 आएगा, 39 आएगा, 49 आएगा, 59 आएगा, फिर 69 आएगा, 79 आएगा, फिर 89 आएगा, फिर कितना आएगा आपको? फिर आपको 90 से हो जाएगा। ये संख्या तो हो गया इतना सारा। दूसरी बार में कहाँ से आएगा? 90 से, क्योंकि ये सब इकाई की जगह पर है। दहाई की जगह पर कौन होगा? तो दहाई की जगह पर, ये इकाई की जगह पर होगी, और दहाई की जगह पर कौन होगा? 90 है,
91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96, 97, 98 और कौन सा 99। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके इकाई के स्थान पर 9 और दहाई के। टोटल जो संख्या था मैं लिख दिया और इसी को आपको क्या करना, सिर्फ ऐड करना। 9 इकाई के स्थान पर देखिए सब में 9 है। अब इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं छूटा जिसके इकाई के 9 होना चाहिए। दहाई के जगह पर सब लिख दिए, दहाई के जगह पर। और सभी को आपको जोड़ करके आपको बताना है कि इसका योग क्या होगा। और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फार्मूले नहीं है कि आप इसको बना सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको समय बर्बाद करने के लिए, तो इसको आपको लगे तो आप लास्ट में भी बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसका आंसर आपको मिल जाएंगे, सभी को जोड़िएगा। 1386 लास्ट में आपको 6 जरूर आएगा, इस सबको जोड़िएगा तो। और इसमें आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, लास्ट में सबको जोड़िएगा तो ऑप्शन में एक ही को आपको 2 ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा, तो फिर आपको जोड़ना पड़ेंगे। अगला, यदि किसी भिन्न के अंश में 8% की कमी कर दिया जाए और उसके हर में 10% की वृद्धि किया जाए तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता। ये तो आसान है, कह रहा है कि 2/5 है भिन्न, वो कब है, जब इसके अंश में 8% की कमी किया जाए। तो 8 की कमी करेंगे तो 92 होगा, पहले का भिन्न निकालना 100 से गुना। उसके बाद में कह रहा है कि हर में क्या करिए 10% की वृद्धि, तो बताइए 110 होगा, पहले का निकालना 100 से गुना। ये 100 से 100 कट जाएंगे। अब आपको बचेगा कितना, 2/92 ऊपर का जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। 110 बटा कितना 5 कटता है तो काट दीजिए। 2 चौके 8 और 2 छः कितना 12, 2 से कितना बार में 23 और 55 दूना कितना होता है 110। 55 से 5 से 11 बार में, यानी इसका जो मान होंगे 11 बटा कितना होंगे 23 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का आपको 2 में दिया हुआ। आगे कह रहा है कि अच्छी प्रकार की, ये आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 तसों की एक गड्डी में से एक ताश यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, तब न तो एक बादशाह होना चाहिए और न ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। देखिए, अभी कभी कभी आपको लगेगा कि सर इसमें परमोटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा, ये कंफ्यूजिंग रहते हैं। कभी तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हमको कब परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना, इस क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, इसमें नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी सवाल आपको प्रोबेबिलिटी से हो, क्योंकि उसमें पत्ता निकाला जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा एक पत्ता निकाला जा रहा है या 2 पत्ते की चर्चा किया। अगर 2 पत्ते निकालेगा तब वहाँ पर बात आ जाएगा परमोटेशन और कॉम्बिनेशन किया जाएगा। लेकिन अगर एक पत्ता निकाला जाएगा तो फिर आप 10वां में जैसे बनाते थे प्रश्न 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी, बस वैसा ही बनाना है आपको। और इसमें देखिए अगर पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पत्ता निकाल रहा है या 2 पत्ता निकाल रहा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 तसों की एक गड्डी में एक ताश यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, मतलब यादृच्छिक रूप से कितने निकाल रहे हैं, एक निकाल रहा है। अगर यही 2 कह देता तो फिर हमें किस तरह से बनाना पड़ता, फिर परमोटेशन और कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता। ये दोनों बात क्लियर हुई। कब आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना, जब 2 पत्ता निकालेगा एट रैंडम, मतलब यादृच्छिक रूप से अचानक, तब आपको परमोटेशन और कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं कहे, सिर्फ एक पत्ता कहे, तो फिर 10th क्लास में जैसे बनाते हैं वैसा ही आपको बनाना। 52 तसों की एक गड्डी में करा, आपको प्रोबेबिलिटी जो चाहिए, प्रायिकता जो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही टोटल घटने की प्रायिकता ए नहीं लिखते हैं, टोटल घटने की घटना एनएस लिखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि बताइए ना तो एक बादशाह होना चाहिए और ना ही एक काला कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 52 ताश जो होते हैं टोटल पत्ते में, आप अगर ताश खेले होंगे या नहीं भी खेले होंगे तो उसमें 52 पत्ती रहता है। 52 पत्ती में इसको अगर डिवाइड करें 2 गो तो 26 और 26 कितना होंगे 52 होंगे, जिसमें से अगर लाल पूछेगा तब भी 26 और काला भी पूछेगा तब भी कितना होंगे 26 होंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से बढ़ता है 13 और कितना बचते हैं 13, यहाँ से भी कितना 13 और 13 होते हैं, जिसमें रंग आते हैं। आपको नाम सुने होंगे, चिड़िया का नाम सुने होंगे, फिर आपको काला पान का नाम, लाल पान का, डायमंड का नाम सुने होंगे। तो ये सब में आपको बढ़ते हैं। एक चिड़िया होता है, कौन सा चिड़िया होता है इस तरह से। उसके बाद में फिर लाल पान होता है, लाल पान इस तरह से होते हैं। उसके बाद में आपको होते हैं काला पान होता है, काला पान का इस तरह से होते हैं। उसके बाद में आपको फिर होते हैं कौन सा डायमंड होते हैं, जी इस तरह से देखे होंगे, ईट तरह लगे इस तरह से देखे होंगे। तो ये होते हैं, तो ये सबका नाम होता है, सब में 13-13 होते हैं। लेकिन अगर लाल कहेगा तो ये दोनों का रंग जो होते हैं लाल ही होते हैं, इसका भी लाल होता है इसका भी लाल, लेकिन डिजाइन अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं। तो 26 होते हैं। ये दोनों काला होते हैं और लेकिन काला दोनों होते हैं, तो दोनों को मिला के 26 होंगे, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग होगा। तो आपसे पूछा जा रहा कि इसमें ना तो एक बादशाह और नहीं काला कार्ड प्राप्त करने की। इसका मतलब है कि काला टोटल है कितने 26 है, 26 में से
जो होना चाहिए बादशाह वाले काला नहीं होना चाहिए। तो बादशाह वाला काला इसका भी एगो होगा, इसका भी होगा, तो 2 गो हटा दीजिए। तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं घटना जो घटेगा वो क्या गो घटेगा, 24 गो। और टोटल पत्ता कितना है, 52 गो है। इसी को काटिए, कितना से कटेगा, 4 छक 24 और 4 से कितना 13 चौके 52, यानी इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे, 6/13 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 3 में दिया हुआ। तो ताश वाला जो तभी समझ में आएंगे जब आपको ताश की सारी नॉलेज होंगे, कौन सा पत्ती क्या है, बादशाह कै गो होते हैं, सब आपको रहेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगला थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्ट छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही लंबा है, आपको गुणोत्तर श्रेणी से दिया हो गया। कह रहे यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद 2 और 8 है तो पहले 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना। अगर आप इसको कमेंट करके बनाते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का अगर पद का बात करें, अगर कहेगा कि पद, इसका फॉर्मूला होते हैं TN बराबर होते हैं A इंटू आर के पावर N-1, A इंटू आर के पावर N माइनस क्या होते हैं 1 होते हैं। उसके बाद में करा दूसरा पद इसका करा, तो दूसरा पद के मतलब N की जगह पर 2 रखना है। दूसरा पद और नहीं चौथा पद और पांचवा पद का मान 2 और 8 है, मतलब N का मान 4 रखना है और फिर N का मान 5 रखना। तो अगर हम दूसरा चौथा पद निकालें तो T4 होंगे, तो यहाँ से जो मान आएंगे वो कितना आएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, AR के पावर कितना होंगे 3 होंगे, और इसका जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, इसका मान आपको 2 दिया हुआ। उसके बाद में करा कि इसका जो पांचवा पद है वो R8 है, मतलब यहाँ पर T5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा AR, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, AR के पावर 4, और इसका मान है कितना 8 है। उसके बाद में करा इसके पहले पदों का 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना। अब बताइए कि पहले 8 पद लिखेंगे तो कौन कौन आएगा, तो पहला पद तो A होगा, दूसरा पद कौन होगा AR होगा, तीसरा पद कौन होगा AR² होगा। इसी तरह से करते करते जो 8वां पद होगा वो लिख ही देते हैं, 8 को लिखना है तो AR3, AR4, AR5, AR6 और AR कितना 7, जोड़िएगा तो 8 को आ जाएगा। 1 पद 2 पद 3 4 5 6 7 और कितने 8 होंगे। एक गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज है, पहला पद A होता है, दूसरा पद जो होते हैं R जो रेशियो होते हैं, R का जो मान होता है उसमें गुना करने जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि R का मान 2 है और पहला पद 3 है, तो अगला जो होगा 3 दूना 6 होगा, फिर उसके बाद में अगला जो होंगे 2 दूना 4 3 12 होगा, तो इसका क्या होता है गुना होते जाता है गुणोत्तर श्रेणी में। अभी 8 पदों का आपको योग पूछा गया, अब आपको क्या करना है कि अच्छा बताइए इसको हम जोड़े तो कितना होगा, तो बताइए A कितने बार आए हैं 8 बार आया है, सबको जोड़ेंगे तो R अगर हम जोड़ें, R को जोड़ें तो कितना आएगा, इसका पावर जोड़ें तो 1 होगा प्लस 2 होगा प्लस 3 होगा, डॉट डॉट करते कहाँ तक 7 तक जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो A के पावर 8 और R के पावर कितना होंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 भी बीच में आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, सबको जोड़िए 7 और 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और ये कितना 28 होंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि 8 पदों का योग, तो ये 8 पदों का योग हो गया, लेकिन आपको मान भी दिया हुआ ना, आप मान बैठाएंगे और आपका आंसर आएंगे। A के पावर 8 है और R के पावर 28 है, इसी रूप में आपको सेट करना है कि AR के पावर 3 का मान 2 है, AR के पावर 4 का मान कितना 8 है, इसको सेट करना। अच्छा हम बताइए A यहाँ पर R के पावर 3 और AR के पावर 4 है, अगर इसको हम अलग अलग बांटें कि ये जो 8 है ना, इसको हम एगो 3 में बांट दें, A के पावर 3, और एगो A के पावर 4 में बांट दें, नहीं सॉरी A लिखते हैं दोनों जगह, A लिखते हैं दोनों जगह। अब यहाँ पर A दोनों जगह इसका भी पावर 4 कर देंगे और इसका भी पावर कितना 4 कर देंगे, तो A के पावर 4 आ जाएगा, 4 4 कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। बच गया कौन, R बच गया, तो एक जगह यहाँ भी R लिख दीजिए, यहाँ भी R लिख दीजिए। अब बताइए 28 जो होंगे ना, यहाँ पर आपको AR के पावर 3 आना चाहिए, तो यहाँ एक जगह 3 कर दीजिए और यहाँ कितना कर दीजिए 4 कर दीजिए, फिर इसको आप गुना करिएगा वही चीज़ आएंगे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, A के पावर 8 R के पावर 28। अब इसका मान आपको दिया हुआ कितना 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएंगे 4, इसका मान कितना दिया हुआ 8, 8 के पावर कितना हो जाएंगे 4। अब इसी को कैलकुलेशन करिए, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 के पावर के रूप में दिए हैं, तो 2 के पावर 4 कितना होंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। 8 के पावर 4 करेंगे तो इसको आप क्या करिए 4 दूना 8 लिख सकते हैं, या 8 8 4 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 8 4 बार लिख दीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलाना है 4 के रूप में दिया, तो 4 चौके 16, यहाँ 4 के पावर कितना आएंगे 2 आएंगे, दिखाई दे रहा देखो, तो 4 के पावर कितना होंगे 2 होंगे, नीचे दिखाई दे रहा
4 के पावर कितना हो गया, 2 होंगे। यहाँ 4 निकालेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना, मतलब 4 4 कै गो है, 4 गो है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 के पावर 4 लिख देंगे। 2 बचेगा, 2 2 2 2 बचेगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, मतलब 4 2 गो और आएगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 2 कितना 8। इसका जो योग होगा 8 पदों का योग 4 के पावर कितना हो गए, 8 हो गए। ये इसका था, थोड़ा सा लंबा था आपको, तो गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रश्न थे, मुश्किल प्रश्न थे। तो जितने भी सारे प्रश्न थे आज बहुत ही अच्छे लेवल के, ये मतलब आसान प्रश्न सब नहीं थे, लगभग 10-12 प्रश्न आपको जो भी बताए ना, ये सब डिफ़िकल्ट प्रश्न थे। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट रहते हैं मैं आपको टेस्ट सीरीज का वही लेकर के आता हूँ। जो आसान प्रश्न होते हैं 25 को अगर आप मान लीजिए किसी टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं 25 मैथ है या बिहार एसएससी में या कोई भी में, तो उसमें से लगभग आपको 15 सवाल ऐसे होंगे जो आपको एकदम बिल्कुल आसान होंगे, और 6-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं। वही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल सवाल ही। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।